जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों की क्लासेस आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग जो है क्लास 12 की साइंस का बायोलॉजी का जो सेकेंड चैप्टर है, चैप्टर 2 मानव प्रजनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्लास देखने वाले हैं। यानी कि हर एक टॉपिक को इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। और यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। यानी कि इस चैप्टर से भर भर के सवाल जो है आपके एग्जाम में दिए जाते हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव भी आपको कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। हर एक जो है टॉपिक को बारीकी से समझेंगे ताकि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों जो है क्लियर होते जाए। और प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये कहा था कि अगर हमारी क्लास में कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा होता है या डाउट आपको जो है नजर आता है कि यहाँ पे आपको समझ नहीं आया, तो आप जो है कमेंट में जो है आप अपनी जो है डाउट नेट जो है शेयर कर सकते हैं। यानी कि आप का जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। साथ ही बच्चों, अगर जो है आप लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं या आप रिकॉर्ड क्लास को देख रहे हैं, तो आप व्हाट्सअप नंबर जो आपको साथ शेयर किया गया है, व्हाट्सअप नंबर से डायरेक्ट हमसे बात भी कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि जो भी विद्यार्थी अभी तक जो है ऐप को जो है डाउनलोड नहीं किया हुआ है, प्ले स्टोर से जाकर के एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को सबसे पहले आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए। और आप क्या करना है, क्लास 12 का साइंस वाला जो बैच है उसमें आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अभी वहां पर जो है ऑफर चल रहा है, यानी कि 50% का भी ऑफ मिल रहा होगा। तो फटाफट से जल्दी जल्दी जो है आप बैच में भी ज्वाइन कर लीजिए। आज की क्लासेस में हम लोग जो है क्लास 12 का जो बायोलॉजी का जो सेकेंड चैप्टर है मानव प्रजनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ये पहला क्लास होने वाला है। और इस क्लास में हम लोग सटीक और आसान भाषा में आपको पूरी कोशिश करूंगा बताने का, समझाने का। तो सभी क्लास विद्यार्थी जो है अपने क्लासेस को यानी इस क्लासेस को जो अपने दोस्तों के साथ भी से शेयर जरूर करते जाइएगा। और आप मुझे कमेंट करके यह बताइए कि आप जो है झारखंड के किस जिला से हमें देख रहे हैं। जल्दी आप लोग जो है प्यारा प्यारा सा जो है कमेंट आप लोग करते जाइए। चलिए अब क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मानव प्रजनन में प्यारे बच्चों मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। और मैंने ये भी कहा था, आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातों को समझिएगा और कॉपी कलम निकाल करके बैठ जाइए। हर एक पॉइंट को आप लोगों को नोट करते जाना है। देखिए, मानव प्रजनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए, मनुष्य जो है एक लिंगी है, एक लिंगी जीव है। यानी कि मनुष्य जो है यानी कि ह्यूमन जो होता है, यानी कि यह जो है ये यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि एक लिंगी होता है। तथा सजीव जो है प्रजक होता है, पैरासजीव होता है। अर्थात नर तथा मादा जो है वो दोनों अलग अलग जीव होते हैं। क्या याद रखना है, नर और मादा क्या होता है, वो अलग अलग जो है जीव होते हैं। नर एवं मादा द्वारा जो है संतति जो है उत्पन्न होती है, संतति की उत्पत्ति होती है। मनुष्य में जो है युग्मक यानी कि जायगोट है ना, सॉरी, मनुष्य में जो युग्मक होता है यानी कि गैमिट जो होता है, वो बनने की क्रिया को जो है युग्मक जनन यानी कि गैमिटोजेनेसिस कहा जाता है। वही नर युग्मक के जो है शुक्राणु तथा इसके बढ़ने को जो है शुक्रजनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है कहते हैं। मादा युग्मक को जो है ओवम कहा जाता है। मादा जो युग्मक होता है ना, फीमेल गैमिट को जो है, फीमेल गैमिट को प्यारे बच्चों ओवम कहा जाता है, या जो है एग कहा जाता है, यानी कि जो है अंडाणु कहा जाता है। याद रखिएगा। और इसके बढ़ने की प्रक्रिया को, इसके बढ़ने की जो है क्रिया को बच्चों याद रखिएगा, ओजेनेसिस यानी कि अंड जनन जो है कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, आप लोग को नोट करके लिखना है कि फर्टिलाइजेशन यानी कि प्यारे बच्चों निषेचन की जो क्रिया होती है मादा शरीर के अंदर ही होता है, मादा शरीर के अंदर ही होता है। इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो है ये चीजें जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले जो है टॉपिक की ओर। देखिए, जनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए प्यारे बच्चों, मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है ना। देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ये दोनों अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। ध्यान में रखिएगा कि जनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसमें याद रखिएगा जनन तंत्र के से जो है संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो इस प्रकार मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि गोनाड्स प्राथमिक जनन अंग या जनन ग्रंथियां। नर में जो है वृषण तथा मादा में अंडाशय जो है यह प्राथमिक जनन अंग कहलाता है, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। इसे जनन ग्रंथियां भी कहते हैं।
इन अंगों में विभिन्न बदलाव के बाद जो है मुख्य रूप से दो क्रियाएं संपन्न होती है। यानी कि जो है याद रखिएगा प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि मेल में जो टेस्टिस होता है, फीमेल में जो है ओव्यूल्स ओवम होता है, उसे प्राथमिक जनन अंग जो है कहा जाता है ना। और इसमें इस जो है जनन ग्रंथियां में जो है बदलाव होते हैं और इस बदलाव के बाद जो है दो क्रियाएं जो है संपन्न होती है। पहला क्रिया होता है प्राथमिक जनन अंग में होने के कारण जो है यह गैमिट का निर्माण करता है, यानी कि यह जो है युग्मक का निर्माण करता है। वृषण में यानी टेस्टिस में जो है मेल गैमिट का निर्माण होता है जिसे शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। और अब देखिए ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है कि शुक्राणु का बनना कहाँ पर होता है, तो आपको याद रखना है कि मेल में जो है टेस्टिस में यानी वृषण में जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, शुक्राणु जिसे शुक्राणु कहा जाता है, स्पर्म कहा जाता है। जबकि अंडाशय में यानी कि फीमेल में जो अंडाशय होता है यानी कि फीमेल गैमिट का जो निर्माण है यानी कि मादा युग्मक का जो निर्माण होता है उसे जो है अंडाणु कहा जाता है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है। चलिए, वृषण तथा अंडाशय द्वारा जो है एक विशेष प्रकार के हार्मोन जो है स्रावित होते हैं। याद रखिएगा वृषण तथा हार्मोन द्वारा, वृषण तथा जो है अंडाशय द्वारा, याद रखिएगा वृषण तथा अंडाशय द्वारा जो है एक विशेष प्रकार का जो है हार्मोन जो है स्रावित होता है, जो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गनों में यानी कि याद रखिएगा यानी कि द्वितीयक लैंगिक अंगों के विकास के लिए है ना, डेवलप के लिए और उसके वर्क के लिए और यानी कि कार्य के लिए जो है इसको जो है नियंत्रण करता है। याद रखिए प्यारे बच्चों, वृषण द्वारा जो है स्रावित हार्मोन को जो है एंड्रोजन्स कहते हैं और जिसका हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन है। और याद रखिएगा अंडाशय द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है उसको जो है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में उतारते जाइए, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव में सवाल जो है पूछा जाता है, इससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव में सवाल देखने को मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में यानी द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में। याद रखिएगा यह वह जनन अंग होता है जिसके द्वारा गैमिट का निर्माण तथा हार्मोन का स्राव नहीं होता है, लेकिन परंतु जनन की क्रिया में इसका जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है, एकदम महत्वपूर्ण जो है भूमिकाएं होती है। चलिए, नर में जो है पाए जाने वाले सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में यानी कि द्वितीयक लैंगिक अंग में अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्राशय तथा शीशन मुंड जो है होते हैं। चलिए आगे हम लोग जो है फिगर के साथ है ना, पिक्चर के साथ हम लोग जो है समझेंगे, चित्र के अनुसार हम लोग जो है पूरी तरीके से समझेंगे। चलिए अभी थोड़ा एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि मानव नर जनन तंत्र में याद रखिएगा कि द्वितीयक लैंगिक अंग जो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वह जनन अंग जिसके द्वारा जो है गैमेट का निर्माण तथा हार्मोन का स्रावन नहीं होता है, परंतु जनन की क्रिया में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्राशय तथा शीशनमुंड जो है वो आते हैं। याद रखिए प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आपका इस प्रकार से दिया जाएगा, बताइए कि इनमें से कौन सा जो है द्वितीय लैंगिक अंग है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो आपको जो है ये जो है आपको नाम याद रखना है, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्राशय और शीशनमुंड। ये जो है देखिए 1 2 3 4 5 ये 5 जो भाग है ना, ह्यूमन पार्ट जो है, ये 5 ह्यूमन पार्ट जो है ये क्या है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं। इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको याद कर लेना है। तैयार है ना, बिल्कुल। क्या, अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे। चलिए अब यहाँ पे समझिए, देखिए अब ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये क्या है बच्चों, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पिक्चर है। तो आप देख सकते हैं ये जो है, ये पीला वाला जो यहाँ पे देख रहे हैं नली ऐसा जो है, तो ये जो है इसको जो है क्या कहा जाता है, मूत्रवाहिनी कहा जाता है। और इसके ठीक नीचे एक ब्लाडर, ऐसे ब्लाडर जो है यहाँ पे बना हुआ है, उसको जो है शुक्राशय कहा गया है। और इसी के ठीक अंदर जो है एक और ब्लाडर होता है जिसमें कि मूत्र जो है जमा होता है, यानी कि उसको मूत्राशय कहा जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं ब्लू कलर का एक जो है यहाँ पे नली आपको दिख रहा होगा, इस नली को क्या कहा जाता है वो हम आगे यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले आगे यहाँ पे समझिए, इसको जो है शुक्रवाहक कहा जाता है, ये वाला भाग को शुक्रवाहक। उसके बाद जो है प्रोस्टेट, उसके बाद शीशन, ये वाला जो है ये शीशन या लिंग कहा जाता है। और ये वाला जो भाग है यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो नली दिख रही है, इस नली को जो है
आपको यहाँ याद रखना है मूत्र मार्ग कहा जाता है, और शीशन मुंड ये वाला भाग को शीशन मुंड, और ये वाला जो आगे वाला छिद्र को बच्चों याद रखिएगा अग्र छद्म कहा जाता है। और ये जो आप देख सकते हैं ये टेस्टिस है यानी वृषण है, और इसी के अंदर प्यारे बच्चों इसी के अंदर जो है आपका जो है वृषण कोष जो है, देखिए वृषण कोष है, ये वाला भाग को वृषण कोष कहा जाता है, और इसी के अंदर जो है स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। चलिए अब ये वाला जो ब्लू कलर का है इसको जो है अस्खलनीय वाहिनी कहा जाता है, और ये वाला भाग को, इस वाले भाग को जो है मलाशय, और इस वाले भाग को जो है गुदा कहा जाता है, और ये छोटा जो संरचना है इसको जो है कंद मूत्र पथ जो है ग्रंथि कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप यहाँ पे देखा, और इस चित्र के अनुसार आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए इसी प्रकार से प्यारे बच्चों फीमेल में भी जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये भाग है, इसको समझिए। किसी प्रकार से जो है मादा में भी यानी कि फीमेल में भी द्वितीयक लैंगिक अंगों में जो है अंडवाहिनी, नलिका, गर्भाशय, ग्रीवा, नाल, योनि जो है आते हैं, जो कि आप ये देख सकते हैं। ये जो है फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का एक फिगर है ना। और यहाँ पे देखिए ये जो भाग है ये गर्भाशय का है, ये गर्भाशय का भाग है, ये जो भाग है मूत्राशय का है, और यह जो भाग है ये जो है जघन संधान का है, और यह जो भाग है ये वाला यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है मूत्र मार्ग है ना। ये जो है भगा सेफ है, ये जो है बृहत भगोष्ठ, ये वाला भाग जो है बृहत भगोष्ठ है, और इससे ठीक जो है ये वाला भाग, इससे ठीक ये वाला भाग को जो है लघु भगोष्ठ कहा गया है। और ये जो है ये योनि द्वार है, ये योनि द्वार है, और इस वाले भाग को जो है गुदा कहा गया है, इसको योनि कहा गया है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक को जो है योनि कहा गया है। ये जो है ग्रीवा है, और ये जो है मलाशय है, ये क्या है मलाशय है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो है मादा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का पिक्चर है, और इसके अनुसार जो है आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। और आपको याद रखना है कि फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में अंडवाहिनी, नलिका, गर्भाशय, ग्रीवा, नाल और योनि जो है आते हैं। इसको आप लोग कॉपी में अच्छा से नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये सवाल देखने को मिलेगा, है ना। सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप इसको जो है लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, चलिए अब समझते हैं किशोरावस्था के बारे में, यानी कि एज ऑफ प्यूबर्टी के बारे में। देखिए एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसको जो है किशोरावस्था में आने के बाद जो है बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या बदलाव भी देखने को आता है, मेल में क्या बदलाव होता है, फीमेल में क्या बदलाव देखने को मिलता है, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। समझिए, देखियो किशोरा अवस्था जो है यहाँ पे लिखना है कि यह वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बचपन से जो है व्यस्क अवस्था में आता है, व्यस्क में बदलता है, तथा जिस अवस्था में जो है मनुष्य में जो है प्रजनन करने की क्षमता को प्राप्त करता है। इसमें कई जो है रासायनिक तथा शारीरिक जो है बदलाव आते हैं। तो उसमें जो है रासायनिक और शारीरिक बदलाव क्या क्या आते हैं ये भी समझिए। देखिए फीमेल में जो है कई सारे बदलाव होते हैं, मेल में भी कई सारे बदलाव देखने को मिलता है। फीमेल में बच्चों याद रखिएगा कि उसका जो एज है वो 12 से 14 वर्ष का आयु होता है, उम्र होता है। तो उसमें जो है किशोरा अवस्था का लक्षण जो है देखने को मिलने लगता है। याद रखिएगा स्त्री में होने वाले बदलाव जो कि एज जो है वो आपको 12 से 12 से 14 वर्ष, इसको आपको याद रखना है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल दिया जाता है इससे रिलेटेड, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए स्त्री में यानी कि फीमेल में जो बदलाव होते हैं वो क्या क्या बदलाव होते हैं। पहला होता है मासिक चक्र का प्रारंभ होना, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है प्रारंभ होना, जनन ग्रंथियों का विकसित होना, जनन अंगों में जो है प्यूबिक हेयर का विकास होना, चेहरे पर जो है तेली हो जाना, यानी चेहरे पर जो है तेलीपन जो है आ जाना। उसके बाद जो है मुहासे आ जाना, जैसे कि फोड़ा फुंसी जो चेहरे पर हो जाता है, फुंसी हो जाता है, उसी को कहा जाता है मुहासे का उगना, है ना। उसके बाद बच्चों याद रखना है स्तन का विकास होना, कमर का फैलना, आवाज का पतला तथा तेज हो जाना। ये सभी जो है स्त्री में यानी फीमेल में जो है किशोरावस्था के दौरान जो है बदलाव देखने को मिलता है, ये चेंज होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नर में यानी कि मेल में जो है क्या क्या बदलाव होता है। तो याद रखिएगा 12 से 15 वर्ष की आयु में जो है किशोरावस्था का जो है जब वयस्क में बदलने लगता है तो उसमें कई सारे बदलाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहला होता है कि दाढ़ी एवं मूंछ जो है आ जाना, है ना, फेस में जो है दाढ़ी उग जाना, मूछ आ जाना, है ना, जनन अंगों के समीप जो है बाल उगना, लैंगिक अंगों का जो है विकसित होना, आवाज का जो है भारी तथा फटना, यानी कि आवाज का जो है भारीपन होना। तो ये सभी जो है बदलाव जो है किशोरावस्था के दौरान मेल में देखा जाता है, मेल में आता है, ठीक है। याद रखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को थोड़ा सा नोट में याद रखना है कि मनुष्य के नर तथा मादा जनन अंगों की संरचना में काफी अंतर जो है पाया जाता है, काफी अंतर पाया जाता है, बहुत सा डिफरेंस होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है। आप इसको याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि मनुष्य में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो,
मेल और फीमेल का जो जनन अंग होता है उसकी संरचना जो है वो काफी अलग होता है, डिफरेंट होता है, बिल्कुल जो है डिफरेंट होता है ना। एकदम इसको आप लोगों को याद रख लेना है, एकदम अच्छे से याद रखना है ना। चलिए याद रखिएगा। अतः मनुष्य जो है सेक्सुअल जो है, मनुष्य जो है सेक्सुअल सेक्सुअल जो है डामोर्फिज्म है ना, डामोर्फिज्म याद रखिएगा, डामोर्फिज्म डामोर्फिज्म को दर्शाता है। याद रखिएगा सेक्सुअल जो है डामोर्फिज्म को दर्शाता है। इसको आप लोग कॉपी में इसको आप लोग अच्छे से जो है उतार लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्या इसको है ना उतार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं मानव जनन तंत्र अंग के बारे में, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। देखिए वह सभी अंग जो कि जनन तंत्र का निर्माण करता है, वे सभी अंग जो कि जनन तंत्र का जो है निर्माण करता है मानव नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले जो है वर अंग एवं उसके जो है कार्य, उसके बारे में हम लोग क्या समझेंगे। सबसे पहले आप समझिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप अच्छे से समझिए कि इसमें जो है जो भी जनन तंत्र है जिसका निर्माण करता है मानव नर जनन तंत्र में जो पाए जाने वाले जो अंग है उसको पहले समझिए कौन कौन से अंग है। तो पहला हो गया जो याद रखिएगा, ये पहला जैसे हम कह सकते हैं शीशन हो गया है ना, दूसरा मूत्राशय हो गया, तीसरा हम यहाँ पे कह सकते हैं ये शुक्राशय हो गया, चौथा हो गया प्रोटेस्ट ग्रंथि, पांचवा हो गया आपका जो है पांचवा हो गया मूत्र मार्ग, और छठा हो गया आपका जो है शुक्रवाहिनी, और सातवां हो जाता है अधिवृषण। तो इन सभी अंगों के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे, पूरी परिभाषित तरीके से हम लोग है समझने वाले हैं ताकि आपको जो है आगे डाउट ना हो। ठीक है, चलिए एकदम कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देखिए प्राथमिक लैंगिक अंग जो कि सबसे पहला आप समझिए टेस्टिस के बारे में। देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल में ये जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि टेस्टिस जो होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आता है। याद रखिए प्यारे बच्चों, टेस्टिस यानी कि यह जो है प्राथमिक लैंगिक अंग है और इसे जो है जनन ग्रंथि भी कहा जाता है। वृषण में नर गैमीट या शुक्राणु का निर्माण होता है, इसकी संख्या जो है 2 होती है। याद रखिएगा टेस्टिस की संख्या जो है, वृषण की संख्या जो है 2 होती है। और याद रखिए पहले जो कि शरीर के बाहर एक थैलीनुमा जो है संरचना में पाई जाती है, जिसे वृषण कोश यानी कि जो है याद रखिएगा स्क्रोटम कहते हैं। याद रखिएगा स्क्रोटम जो है कहा जाता है, यानी कि वृषण कोश जो है उसे कहा जाता है। याद रखिएगा वृषण जो है अंडाकार होता है, इसका आकार और इसकी लंबाई चौड़ाई को ध्यान में रखा जाए और इसको आप लोग याद रखिएगा, नोट करके याद रखिए कि वृषण जो है अंडाकार होता है। अगर आकार पूछा जाए टेस्टिस का आकार क्या होता है तो वो जो है एग के समान होता है, यानी कि अंडा के समान होता है, अंडाकार होता है ना। एवं उनकी जो लंबाई है उसकी जो लंबाई वो 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है और चौड़ाई जो है 2 से 3 सेंटीमीटर तक की होती है ना। इसको हम फिगर के साथ आपको बताएंगे। चलिए आगे देख लीजिए, वृषण को जो है वृषण के तापमान को जो है शारीरिक तापमान से जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम पर जो है नियंत्रित रखता है ताकि शुक्राणुओं का निर्माण जो है वो आसानी से हो सके। तो यहाँ पर जो है टेस्टिस के बारे में आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा जो टेस्टिस है ना, टेस्टिकुलर जो वृषण है, टेस्टिकुलर का जो है डिसेंट और स्ट्रक्चर के बारे में समझ लीजिए। वृषण का जो है अवरोहण और संरचना के बारे में समझिए। देखिए वास्तव में जो है बच्चों का जो विकास होता है, वास्तव में बच्चों का जो विकास होता है उस समय जो है वृषण शरीर के जो है अंदर ही रहता है, अंदर ही होता है, परंतु गर्भ के 8वें महीने में यह जो है पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। और यह जो है याद रखिएगा, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में सवाल देगा, सब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा जाएगा, है ना। अगर आपका जो है मंथली टेस्ट एग्जाम होगा उसमें पूछा जाता है कि बताइए कि बच्चों के विकास के समय जो है वृषण जो है शरीर के अंदर रहता है या बाहर रहता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आप यही ना कहोगे कि शरीर के अंदर ही रहता है, क्या कहोगे, यह जो है शरीर के जो है अंदर ही रहता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखिए, यह जो है यह एक क्या है, याद रखिएगा बच्चों, यह जो है इन गुणल, याद रखिएगा यह जो है इन गुणल कैनल्स के द्वारा जो है शरीर के बाहर जो है आ जाता है। वृषण एक जो है संयोजी उत्तक द्वारा घिरा होता है। वृषण क्या होता है, एक संयोजी उत्तक के द्वारा जो है घिरा होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। ये जो है आपका जो है
सरियुजी ऊतक से जो है घिरा हुआ है ना, ये जो है सरियुजी ऊतक से यहाँ पे घिरा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे याद रखिएगा वृषण के अंदर जो है बहुत सी जो है नलिकाएं पाई जाती है, जिसकी संख्या जो है लगभग 200 से जो लेकर के 250 तक की होती है, 200 से लेकर के 250 तक की होती है, जिसे सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जो है कहा जाता है ना। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम लोग टेस्टिस को अच्छे से समझते हैं। याद रखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब टेस्टिस का आकार तो ऐसा नहीं होता है, टेस्टिस का आकार तो ऐसा ही है ना। तो 2 गो टेस्टिस होता है, एक और ये 2 है ना, 2 गो टेस्टिस होता है, मैंने बताया। और ये जो है एक जोड़ी का यानी कि 2 गो होता है, और इसका आकार जो है वो ओवल आकार का यानी कि अंडाकार आकार का होता है। इसकी जो है चौड़ाई जो है कितना, सॉरी लंबाई कितना 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है, और इसकी जो चौड़ाई है वो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर तक का। और मैंने अभी आप लोगों को बताया प्यारे बच्चों कि शरीर के बाहर एक थैलीनुमा संरचना में यह वृष जो है टेस्टिस जो है ये जो है घिरा होता है। और याद रखिएगा कि ये जो इसकी संरचना है, ये जो थैलीनुमा संरचना आप देख रहे हैं, ये जो संरचना है इस प्रकार से जो थैलीनुमा संरचना है, इसको जो है बच्चों याद रखिएगा स्क्रोटम कहा गया है, यानी कि वृषण कोश इसे जो है कहा जाता है। वृषण कोश जो है ये क्या करता है कि तापमान को जो है नियंत्रित रखता है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है कम पर जो है ये जो है तापमान को जो है नियंत्रित रखता है, ताकि जो है शुक्राणुओं का जो निर्माण, हमने अभी बताया कि टेस्टिस के अंदर ही जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है, टेस्टिस के अंदर ही जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे शुक्राणुओं का निर्माण जो है आसानी से हो सके, इसलिए जो है यह तापमान को नियंत्रित रखता है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस या 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है कम जो है तापमान को नियंत्रित करके ये रखता है। ठीक है, चलिए। और अब मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों के विकास के समय जो है वृषण जो है शरीर के अंदर ही होता है, अंदर ही रहता है। बाद में जो है इनगुनल कैनल के द्वारा जो है शरीर के बाहर आ जाता है, और वृषण एक संयोजी ऊतक से जो है ये क्या होता है, घिरा होता है, जुड़ा होता है। याद रखिएगा स्पर्मेटिक कोड द्वारा जो है ये जुड़ा होता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ये जो फिगर है, ये आपका टेस्टिस का है। ये प्यारे बच्चों आप ध्यान में रखो, ये जो फिगर आप देख रहे हो एक टेस्टिस का जो है अनुप्रस्थ काट है ना। इंटरनल जो है ये जो है पूरी तरह से डायग्राम है, स्ट्रक्चर है, इसको आप समझिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरी तरह से लाइन ऐसे जो है यहाँ पे घिरा हुआ है, ये चारों बगल से ऐसे जो घिरा हुआ है, इसको जो है वृषण कोश त्वचा कहा गया है, वृषण कोश त्वचा कहा जाता है ना। और इसके ठीक नीचे आप यहाँ देखोगे, इसके ठीक नीचे ये वाला जो परत है, इसको जो है वृषण जो है कुंचक कहा जाता है। और इसके ठीक नीचे वाले परत को प्यारे बच्चों श्वेत कुंचक कहा गया है, और इससे ठीक नीचे वाले परत को बच्चों याद रखिएगा संवहनी कुंचक कहा गया है। और याद रखिएगा इससे यहाँ पे देखिए ये वाले भाग को, इस वाले भाग को जो है वृषण के पर्दे कहे गए हैं। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, आप इस तरह से रचना जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इस तरह से है ना, इस तरह से रचना जो देख रहे हैं, इसके बीच में जो ये खाली जगह है ना, ये जो ऐसे ऐसे करके खाली जगह है, उसको जो है रेता नलिकाएं कहा गया है। और ये वाला जो है ऐसे करके यहाँ पे इस प्रकार से जो रचना जो दी गई है, इस वाले भाग को जो है वृषणीय पिंडक कहा जाता है, वृषणीय पिंडक कहा जाता है। और अब यहाँ देखिए ये वाला जो बड़ा वाला भाग है, इस वाले भाग को, यहाँ पर जो ऊपर वाला भाग है, इस जगह जो है शीर्ष अधिवृषण कहा जाता है। और ये जो है ना इस प्रकार से जो है नलियां जो यहाँ पे नलिकाएं जो दिख रही है, इसको जो है शुक्रवाहिकाएं कहा गया है ना, शुक्रवाहिकाएं हैं। और ये वाले भाग को, इस वाले भाग को जो इस तरह से स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरह से जो है स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस वाले भाग को वृषण जलिका कहा गया है। और इसी के यानी कि जो है शीर्ष अधिवर्षण के ठीक यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ऐसे नली है, इसमें यहाँ पे ये वाला भाग को, इस वाले भाग को प्यारे बच्चों काय अधिवृषण कहा गया है। और यह जो एक नली है, एक ऐसे जो नली गया है, इसको शुक्रवाहिकाएं, और ये वाले भाग को बच्चों याद रखिएगा कुछ अधिवृषण जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर भी आप लोग समझ गए, डायग्राम भी आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए, अगर जो है आपके एग्जाम में जो है वृषण का फिगर दिया रहेगा और कहेगा कि इसका नामांकित चित्र कीजिए या नामांकित कीजिए, तो आप इसको बना लोगे, इसका आंसर आप लोग दे दोगे, है ना। चलिए आगे समझते हैं। अब आगे समझते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बारे में। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं बच्चों, है ना। इसको आप लोग अच्छे से नोट करते जाइए, एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए। सेमिनिफेरस, है ना, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बारे में समझेंगे, यानी कि वीर्यो लादक नलिकाओं के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा यह जो है टेस्टिस एक जो है तंतुक झिल्ली द्वारा घिरी रहती है, जिससे टूनिका, याद रखिएगा, जिससे टूनिका
जिसे क्या कहा गया है, जिसे जो है टूनिका अल्बुगिनिया, है ना, याद रखिएगा, टूनिका अल्बुगिनिया जो है कहा गया है, यानी कि श्वेत जो है कुंचक कहा गया है। और इससे ठीक नीचे जो है इसमें कई जो है नालिकाएं जो है पाई जाती है और एक समान जो है वो दिखाई देती है, एक समान खुलती है, जिसे जो है याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा, ट्यूबलाई रेटी, है ना, रेक्टी, ट्यूबलाई रेक्टी जो है कहा गया है। याद रखिएगा, ट्यूबली जो है, ट्यूबली, है ना, ट्यूबली रेक्टी कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से क्लासेस आप लोगों का जो है रेगुलर होगा, है ना, ऐसा। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर रेगुलर क्लास, हाँ रेगुलर क्लास हो ही रहा है, भले आप जो है आप लेट से आ रहे हैं, है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो है क्या कहा गया है, ऋजु नलिकाएं जो है कहते हैं। और इससे ठीक नीचे प्यारे बच्चों याद रखेगा, इससे ठीक नीचे वाले भाग को, इससे ठीक नीचे वाले भाग को जो है भाग में आप देखेंगे तो कई जो है ट्यूबली रेक्टी जो है आपस में मिलकर एक जो है कॉमन नलिका जो है बनाती है, जिसे जिसे जो है रेड टेस्टिस, है ना, टेस्टिस का आगे विवृषण जो है नलिका कहते हैं। और प्रत्येक जो है सेमिनिफेरस ट्यूबल में दो प्रकार की जो है सेल पाए जाते हैं, जिसे याद रखेगा सर्टोली सेल तथा स्पर्मेटोगोनिया कहा जा गया है। याद रखिएगा, स्पर्मेटोगोनिया और जो है सर्टोली सेल क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए, इसको भी आप समझ लीजिए। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है प्यारे बच्चों याद रखिएगा, में विभाजित द्वारा जो है इसमें स्पर्म का निर्माण होता है, यह स्पर्म का निर्माण करता है। और बाकी जो सर्टोली सेल जो होता है, जो स्पर्म बना है उसको पोषण प्रदान करता है। याद रखिएगा, इसको जो है स्पर्म को जो है पोषण प्रदान करता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लियर है ना। चलिए अब समझते हैं भाई साहब, अब समझते हैं लैडिक्स सेल के बारे में, लैडिक्स सेल के बारे में। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, एकदम फटाफट से जो है। अच्छा, इसका हम जो है ना, इसका पीडीएफ हमको शेयर करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। अब आगे समझते हैं, है ना, लेडिक्स सेल्स के बारे में, लेडिक्स सेल्स के बारे में। तो बच्चों याद रखिएगा, सेमनीफेरस, है ना, सेमनीफेरस ट्यूबल्स को जोड़ने वाली सेल को जो है इंटरस्टिशियल सेल यानी अंतराली कोशिकाएं कहते हैं या लैडिक्स सेल कहते हैं। याद रखिएगा, सेमिनिफेरस जो ट्यूबल्स होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, मैंने अभी बताया ना, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का मतलब होता है वीर्योलादक नलिकाएं। वीर्योलादक नलिका को जो जोड़ने वाली जो सेल होती है उसी को बच्चों याद रखिएगा अंतराली कोशिकाएं यानी कि लैडिक्स सेल कहते हैं। और इसकी खोज जो है फ्रांज वॉन लैडिग, जो कि 1821 से 1908 ने की थी। और इन कोशिकाओं द्वारा जो है हार्मोन्स का स्राव होता है, और इन कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, हार्मोन का जो है स्राव होता है, जिसे याद रखेगा एंड्रोजेंस, है ना, एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरोन कहा गया है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, याद रखिए प्यारे बच्चों, किन कोशिकाओं के द्वारा जो है हार्मोन जो है स्रावन होता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, है ना, याद रखिएगा लैडिक्स सेल के द्वारा ही हार्मोन जो है स्रावन होता है, और जिसे एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा गया है, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और इस प्रकार सेल का मुख्य कार्य जो है लैंगिक आचरण को नियंत्रण करना होता है। लैंगिक आचरण को क्या करता है, ये नियंत्रित करने का काम करता है। क्लियर है, एकदम क्लियर है ना प्यारे बच्चों, चलिए एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखिए नर में जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आता है, अधिवृषण आता है, अभी मैंने जस्ट बताया। तो अधिवृषण को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अधिवृषण को जो है एपिडाइमिस कहा गया है। चलिए एपिडाइमिस यानी कि जो है अधिवृषण के बारे में समझेंगे कि जो है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स बाहर की तरफ एक लंबी जो है घुमावदार जो है पतली जो है नलिका में खुलता है, जिसे एपिडाइमिस कहते हैं, यानी कि जो है अधिवृषण कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये संरचना है ना, जो कि घुमावदार, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है घुमावदार जो है संरचना बनी हुई है। और ये क्या है, ये जो है एक पतली यहाँ पे आकर के पतला हो जाता है। ये जो है पतली जो है नलिका में खुलती है, हाँ, पतली नलिका में खुलती है, जिसे क्या कहा गया है, जिसे जो है एपिडाइमिस जो है कहा गया है, यानी कि जो है अधिवृषण कहा गया है। और इन नलिका में खुलता है, यानी इन नलिका में खुलता है, और जिसकी लंबाई कितनी होती है,
6 मीटर तक की होती है। इसकी लंबाई 6 मीटर तक की होती है, जो कि संघनित होकर के वृषण के ऊपर जो है पाई जाती है। अधिवृषण में वृषण द्वारा आए हुए स्पर्म का परिपक्व अस्थायी रूप से जमा रहता है, यानी कि इसी में जो है स्पर्म जो है बन करके जमा हुआ रहता है, यानी कि संग्रहित रहता है, कह सकते हैं एकत्रित रहता है, इकट्ठा रहता है ना। इसको आप समझिए कि इसी में अधिवृषण में ही शुक्राणु स्पर्म जो है आ करके क्या होता है, परिपक्व रूप से जो है अस्थायी रूप से जो है जमा होता है, जमा रहता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? इसको आप समझ चुके होंगे अधिवृषण के बारे में। चलिए आगे समझते हैं। देखिए आगे समझते हैं वास डिफरेंस, वास एफर्टिनिया या है ना डक्टूली डक्टूली अफ्टेंस, है ना। याद, इसको ना बहुत इजी है और ये चीजें ना आप लोगों को याद रखना चाहिए। ये चीजें जो है आप लोगों को याद रखनी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में लगातार पूछा गया। ये हाँ लगातार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, बिल्कुल बिल्कुल लगातार जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। वास्ट डिफरेंस के बारे में भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। आप देखे होंगे पिछले साल का जो है आप क्वेश्चन उठा करके देखिए, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा वास्ट डिफरेंस के बारे में, है ना। वास्ट जो है एफरेंटिनिया के बारे में, है ना। उसके बाद जो है डक्टूली, है ना, डक्टूली अफ्रेन के बारे में, तो यानी कि शुक्रवाहिका, ये सभी क्या है, शुक्रवाहिका के बारे में समझेंगे। देखिए याद रखिएगा प्यारे बच्चों, है ना, इसको आप अच्छे से याद रखें। चलिए यहाँ पे याद रखिएगा कि अधिवृषण आगे की तरफ जो है एक नली में, अधिवृषण जो है वो आगे की तरफ जो है एक नली में जो है खुलती है, जिसे शुक्रवाहिका कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, शुक्रवाहिका कहा जाता है। और इस नली द्वारा जो है शुक्राणु आगे की तरफ जो है बढ़ता है। इस नली की जो है लंबाई लगभग जो है 30 से 40 सेंटीमीटर तक की, 30 से 40 सेंटीमीटर तक की होती है। यह नली जो है मूत्राशय को लपेटते हुए, यह मूत्राशय को पूरी तरह से जो है लपेटते हुए जो है नीचे की तरफ जो है मूत्राशय की नली से मिलकर मूत्राशय का निर्माण करता है, जिसे याद रखिएगा यूरेथ्रा कहा जाता है। यूरेथ्रा कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है? क्लियर? यस यस यस, हाँ बच्चा, वाह बिल्कुल जबरदस्त है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आगे जो है आपका जो यूत्राशय है, ये यूरेथ्रा है ना, ये जो यूरेथ्रा जो है मूत्र मार्ग का निर्माण करता है, यानी कि ये जो है यूरेथ्रा, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। आगे हम समझते हैं यूरेथ्रा और पेनिस के बारे में, यूरेथ्रा और पेनिस के बारे में समझेंगे, यूरेथ्रा और पेनिस के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा जो है, मूत्र मार्ग जो है, याद रखिएगा एक समान जो है नली है। ये एक समान नली है जिसके द्वारा मूत्र एवं शुक्राणु शरीर से बाहर आता है, यानी कि जो है मूत्र और शुक्राणु एक ही नली से आता है, यानी कि अलग अलग होगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो याद रखिएगा कि ये एक समान नली है जिसके द्वारा जो है मूत्र एवं शुक्राणु शरीर से बाहर आता है। और इस नली की लंबाई जो है 20 से 22 सेंटीमीटर तक की होती है। यह जो शीशन के रास्ते शरीर से बाहर आ जाता है, यानी कि शीशन के द्वारा, है ना, शीशन के द्वारा, लिंग के द्वारा जो है ये शरीर से बाहर आ जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब समझते हैं शीशन यानी कि पेनिस के बारे में। तो बच्चों याद रखना है कि यह एक जो है मानसल जो है संरचना है, जो कि अंदर गुहा से नीचे वृषण के ऊपर जो है पाया जाता है। और इसी के अंदर से याद रखिएगा यूरेथ्रा शरीर से बाहर आता है। और इस मानसल संरचना में रक्त वाहिनियां काफी संख्या में पाई जाती है। इसके अंतिम सिरा को ग्लैंस पेनिस, याद रखिएगा, शीशन मुंड कहते हैं, जिसके ऊपर एक मुलायम त्वचा पाया जाता है, जिसे शीशन मुंड छद यानी कि पेरिपस या जो है प्रेप्टियम, अरे भाई साहब ठीक तो है, हाँ हाँ, जिसे शीशन मुंड कहा जाता है। बताओ, हम भी समझ रहे थे यहाँ पे कुछ और दिखा, टाइपिंग तो मिस्टेक नहीं है ना? हाँ टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, सही है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, जिसे शीशन मुंड छद यानी कि शीशन मुंड छद कहा जाता है, यानी कि प्रीपुस कहा जाता है, प्रीपुस कहा जाता है। या उसे जो है क्या कहा जाता है, प्रेपुटियम, है ना, प्रेपुटियम कहा जाता है या कहते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, है ना, अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से जो है शीशन के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, है ना, शीशन के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, यानी कि पेनिस के बारे में। यह एक मांसल संरचना है, या क्या है, एक मांसल संरचना है, जो कि उदर गुहा के नीचे, है ना, के नीचे वृषण के ऊपर जो है पाया जाता है, वृषण के ऊपर जो है पाया जाता है। इस प्रकार से संरचना होती है। अरे भाई साहब ऐसे करके होता है ना, ऐसा संरचना होता है ना। तो ये जो है आपका जो है
टेस्टिस के ऊपर होता है, टेस्टिस के ऊपर जो है ये पाया जाता है ना। चलिए आगे समझ लीजिए। और इसी के अंदर जो है यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग शरीर से बाहर आता है और इसमें रक्त वाहिनियां जो है काफी संख्या में पाई जाती है। इसके अंतिम शिरा को जो है ग्लैंस पेनिस यानी सीसन मुंड कहते हैं और इसके ऊपर एक मुलायम जो है त्वचा पाया जाता है। इसके ऊपर जो है एक मुलायम जो है त्वचा पाया जाता है जिसको हम लोग जो है कहते हैं प्रीपूस या जो है प्रेपुटिनिया। हाँ, याद रखिएगा उसको जो है प्रेपुटिनियम कहा जाता है यानी कि अग्रछद, अग्रछद उसे कहते हैं, अग्रछद कहते हैं। क्लियर है? चलिए अग्रछद कहते हैं। चलिए अब इसके जो है सहायक ग्रंथियां के बारे में भी समझ लेते हैं कि देखिए इसका जो है ना सहायक ग्रंथियां यानी कि एक्सिलरी जो ग्लैंड होता है, याद रखिएगा इसके 3 एक्सिलरी ग्लैंड होता है यानी कि 3 जो है सहायक ग्रंथियां होती है। एक होता है शुक्राशय, है ना, सेमिनल वेसल्स होता है, एक प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है, प्रोटेस्ट ग्लैंड होता है और तीसरा होता है कॉपर, कॉपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां, है ना, कॉपर्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। चलिए इन तीनों को हम लोग पूरा डिफाइन तरीके से समझेंगे, इसको हम पूरा डिफाइन तरीके से हम लोग जो है प्यारे बच्चों इसको समझने वाले हैं, अच्छा से जानने वाले हैं। चलिए आगे पहले समझ लेते हैं। आगे ये तो हम बता चुके हैं, ये यूरेथ्रा, हाँ ये सारा चीज हो चुका है ना। चलिए अब यहाँ पे समझिए सेमिनल वेसल्स के बारे में। चलिए नीचे आ जाओ, इधर गया भाई। चलिए सहायक ग्रंथियां जो कि आपका जो है एक्सिलरी ग्लैंड है, मैंने अभी बताया 3 गो होता है। कौन कौन सा होता है? एक प्रोटेस्ट होता है, दूसरा होता है शुक्राशय सेमिनल वेसल्स होता है और जो है कॉपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां होती है। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं सेमिनल वेसल्स के बारे में, है ना, शुक्राशय के बारे में। तो याद रखिए बच्चों इसकी संख्या जो है 2 होती है। शुक्राशय की संख्या कितनी? 2 होती है, जो कि यूरेथ्रा के पहले दोनों जो है वास एफ्रेंटिया में पाया जाता है। वास जो है वास एफ्रेंटिया में जो है पाया जाता है और इसी ग्रंथि में शुक्रवाहिका द्वारा आए शुक्राणु जो है पोषण प्राप्त करके परिपक्व होता है ना। बच्चों याद रखिएगा शुक्रवाहिका के द्वारा आए गए शुक्राणु इसी ग्रंथि में जो है क्या करता है? पोषण जो है प्राप्त करके परिपक्व होता है, पूर्ण रूप से जो है परिपक्व हो जाता है, इसी के द्वारा जो है पोषण प्रदान करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रोटेस्ट याद रखिएगा यह ग्रंथि जो है मूत्राशय तथा वास एफ्रेंटिया के, है ना, जंक्शन पर पाया जाता है। यहाँ से एक जो है विशेष प्रकार का रसायन जो है स्रावित होता है, एक विशेष प्रकार का जो है द्रव्य जो है स्रावित होता है, रसायन जो है स्रावित होता है, जो कि शुक्राणु में मिलता है, जो कि आकर के शुक्राणु में मिल जाता है और इसे जो है द्रवित अवस्था में बनाए रखता है। ये ग्रंथि एक जो है क्षारीय द्रव को स्रावित करता है जो कि शुक्राणु में विशेष गंध जो है उत्पन्न करता है एवं यूरेथ्रा में पाई जाने वाली अम्लीयता को कम करता है। याद रखिएगा अगर यहाँ पे सवाल पूछा जाए कि प्रोटेस्ट के कार्य को बताइए तो एक कार्य तो ऐसे कहोगे कि ये जो है रसायन को जो है स्रावित करता है, दूसरा आप कहोगे कि ये जो है एक क्षारीय द्रव को भी स्रावित करता है, तीसरा कहोगे कि ये जो है शुक्राणु में जो है गंध को, जो शुक्राणु में जब स्पर्म बाहर निकलता है तो वो गंध छोड़ता है, तो वो जो गंध आता है वो इसी के कारण से होता है, प्रोटेस्ट के कारण ही होता है। ठीक है, और याद रखिएगा जो शुक्राणु को में जो है विशेष गंध जो है उत्पन्न करता है और चौथा कह दीजिएगा यूरेथ्रा में जो है जो अम्लीय को कम करता है, यूरेथ्रा में जो है अम्लीयता को ये कम करने का काम करता है। ये 4 को काम आ गया इसका प्रोटेस्ट का, तो ये चीजें आप लोगों को नोट कर लेना है, कॉपी में अच्छे से उतार लीजिए। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कॉपर्स ग्लैंड के बारे में। चलिए कॉपर्स ग्लैंड के बारे में याद रखिए यह ग्रंथि जो है प्रोटेस्ट के नीचे पाई जाती है, इसके द्वारा एक द्रव का स्रावित होता है जो कि क्षारीय होता है, जो यूरेथ्रा में पाए जाने वाली अम्लता को कम करने का काम करता है तथा स्पर्म या शुक्राणु को सुरक्षित रूप से जो है आगे बढ़ने में सहायता करता है। यह द्रव जो है मादा के वेजिना यानी कि योनि में मौजूद अम्लीयता को कम करता है एवं सुरक्षित अवस्था में शुक्राणु को गर्भाशय में प्रवेश करने में सहायता प्रदान करता है, सहायक होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? जो है आप जो है कॉपर ग्लैंड के बारे में भी आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए अब समझते हैं वीर्य यानी सीमेन के बारे में और हार्मोन के कार्य के बारे में। इसको आप लोग ना कॉपी में नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखेगा सीमेन, स्पर्म के बारे में तो आगे हम बताएंगे, स्पर्म जो है किस स्पर्म में जो है
पूरा डिटेल में समझेंगे, है ना। आगे हम बताएंगे, आगे पूरा जानेंगे, पूरा डिटेल से समझेंगे। चलिए, वीर्य यानी कि सीमेन के बारे में और हार्मोन के कार्य सबसे पहले समझते हैं वीर्य यानी सीमेन के बारे में। देखिए, सीमेन जो है ये क्या है, सीमेन का जो संगठन है यानी कि वीर्य में जो है शुक्राणु यानी स्पर्म जो है, अधिवृषण, सेमिनल वेसल्स, कॉपर्स ग्लैंड और जो है प्रोटेस्ट ग्लैंड द्वारा जो है स्रावित जो है ये तरल पदार्थ है ना, तरल जो है पाया जाता है, स्रावित जो है तरल पाया जाता, तरल पदार्थ कह सकते हैं। और याद रखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि 80 से 90% जो है सेमिनल जो है वेसल्स द्वारा जो है निकाला गया एक जो है एजैकुलेशन में 2 से 6 ml जो है सीमेन शरीर से जो है बाहर निकलता है, और 10 से 20% जो है स्पर्म, है ना, एपीडी डायमिस और जो है कॉपर्स ग्लैंड और प्रोटेस्ट ग्लैंड का ये जो है तरल पदार्थ है ना, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का कार्य क्या होता है? पहला कार्य ये होता है कि यह जो है द्वितीयक लैंगिक जो अंग होता है यानी कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसको जो है डेवलप करने और उसको जो है नियंत्रित करने का कार्य करता है, नियंत्रित करने में सहायक होता है। शुक्राणु यानी कि स्पर्म के बढ़ने की क्रिया करने में को जो है बढ़ाता है। शारीरिक वृद्धि में भी कमी सहायक, जो शारीरिक जो वृद्धि होती है उसमें भी ये सहायक होता है। किडनी में जो है रक्त के प्रवाह को भी बढ़ाता है, याद रखिएगा, किडनी में जो रक्त प्रवाह होता है उसको भी यह बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये सभी जो है टेस्टोस्टेरोन का जो है कार्य है, उसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, है ना। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए, अच्छे से याद रखिए, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे समझिए, समरी द पैथ ऑफ स्पर्म यानी कि शुक्राणु का जो मार्ग है वो किस प्रकार से। पहला होता है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, जो कि ये निर्माण करता है, ये निर्माण करता है, बनाने का काम करता है। उसके बाद आता है रेड टेस्टिस में, है ना, रेड टेस्टिस में। उसके बाद आ जाता है ये परिपक्व हो जाता है तो उसको जो है तैयार होकर के ये क्या बन जाता है, एपीडी डायमिस बन जाता है, और यह जो है वास डिफरेंस के द्वारा यूरेथ्रा में प्रवेश करता है। उसके बाद बच्चों एक्सली ग्लैंड, है ना, ये जो है ज्वाइंट हो करके ये जो है फिर यानी सीमेन जो है वो बाहर निकल जाता है, श्वसन मुंड के द्वारा ये बाहर हो जाता है, लिंग के द्वारा बाहर निकल जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरोन या हार्मोन्स के कार्य, टेस्टोस्टेरोन या हार्मोन के कार्य फिर अभी हम तो बताए हैं। देखिए, याद रखिए, फिर से एक बार समझ लेते हैं। यह जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के विकास और उसके नियंत्रण में सहायक होता है। यह शुक्राणु यानी स्पर्म के बढ़ने की क्रिया को जो है बढ़ाता है। यह शारीरिक वृद्धि में भी सहायक होता है। और लास्ट में आपको जो है चौथा याद रखना है कि यह किडनी में भी जो है रक्त के प्रवाह को भी जो है बढ़ाता है, किडनी के रक्त के प्रवाह को भी ये बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। ये जो है आपका मेल का जितना भी था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? यस या नो एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लासेस में बस इतना ही, क्योंकि इस क्लास में हम लोग जो है पूरा जो है मेल का हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो कल क्लास होगा, है ना, तो उसमें जो है मादा जनन तंत्र के बारे में, फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझेंगे, है ना। उसके बाद जो है इसके जो है जो मुख्य अंग है उसके बारे में समझेंगे, और आगे क्या क्या इसका जो है मादा जनन तंत्र का विस्तृत, ये पूरा जो है डिटेल में हम लोग आगे जो है समझने वाले हैं। अंडाशय के बारे में, ओव्यूल के बारे में, जो है यूरेटस के बारे में, गर्भाशय गुहा के बारे में, ग्रीवा के बारे में, वेजिना के बारे में, उसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासेस में जो है पूरा जो है आप लोगों को बताएंगे। तो आज की क्लासेस में मैंने जितना भी बताया है, मैंने जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया, समझाया है, आपको जो क्या करना है कि हर एक को जो है आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एकदम पूरी तरह से क्लियर है। आगे आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों को मेरी बातों पर आप लोग अमल करोगे, ध्यान में रखोगे, और आप लोग तैयारी जो है बेहतर तरीके से कर रहे हैं, कोई अच्छी मेहनत से कर रहे हैं। और जो भी बच्चे अभी तक जो है क्लास 12 के साइंस वाले बैच में नहीं ज्वाइन किए हैं, तो अभी जो है 50% का ऑफ चल रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी जाइए। 50% का ऑफ आपको वहाँ पे जो ऑटोमेटिक जो है फीस जो है दिख रहा होगा, 50% ऑफ चल रहा है ना। 3000 का फीस रहता है, तो वहाँ पे देखिए अभी जो है बहुत कम फीस है ना, बहुत कम फीस है। तो प्यारे बच्चों, आप जल्दी जल्दी जो है क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, बैच को जल्दी जल्दी परचेज कर लीजिए, क्लास में ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।